Good afternoon students. Today we are discussing about the blood pressure. In previous class we are discuss third component of the vital sign, first body temperature, second pulse, third respiration, and now we are discussing the blood pressure. Blood pressure. Blood pressure is the force originated by the pumping action of the heart exerted by the blood against the wall of the blood vessels. ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड का प्रेशर, मतलब जब हमारा हार्ट पंप करता है, हार्ट के पंप करने से पंपिंग एक्शन से जो ब्लड निकलेगा वो एक प्रेशर से निकलेगा। वो जो प्रेशर होगा तब वो ब्लड प्रेशर लगाएगा, ब्लड से प्रेशर लगेगा, ठीक है। आर्टरियल वॉल पर कहाँ लगेगा? आर्टरियल वॉल पर जो भी पंपिंग एक्शन होगा ब्लड निकलेगा उसका एक प्रेशर से निकलेगा, ठीक है। प्रेशर से होने वाला ब्लड भी अपना एक फोर्स क्रिएट करता है आर्टरी वॉल पर, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। मतलब क्या है? आपका हार्ट पंप कर रहा है, पंप करने से जो प्रेशर इजेक्ट हो रहा है वो जो ब्लड है वो आर्टरी वॉल पर प्रेशर लगाएगा, वो जो प्रेशर होगा उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। In humans, blood pressure is usually measured indirectly with a special curve over the brachial artery in the arm. अब ब्लड प्रेशर कहाँ से मेज़र करते हैं? ये एक तरह का नॉन इन्वेसिव तरीका होता है कि हम सुपरफिशियल बॉडी पर ही हम इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। ब्लड प्रेशर के कर्व को ब्रेकियल आर्टरी से 1/3 इंच ऊपर बांधते हैं। हम बीपी मेजर कर लेते हैं उससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर आर टू प्रेशर मेजर्स लाइक सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक। जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ही मेजर करने पड़ते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इसमें क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, जो हायर वैल्यू होती है ना उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। जैसे 120/80 है नॉर्मल, तो 120 सिस्टोलिक रहेगा, और जो लोअर वैल्यू होती है उसको डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो हम सिस्टोलिक प्रेशर में भी पढ़ते हैं higher pressures and the first number recorded, which is the force that blood exert on the artery wall as the heart contact to the pump the blood to the peripheral organ and the tissues. इसमें क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोल का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो किसी ना किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस करने से ब्लड जो प्रेशर लगा रहा है आर्टरीज पे उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है ये? अगेन आई एम रिपीटिंग, सिस्टोलिक का मतलब ही कांटेक्ट करना होता है। हार्ट के कांटेक्ट करने से ब्लड जो प्रेशर लगा रहा होता है आर्टरीज पर उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब डायस्टोलिक क्या है? Lower pressures and the second number recorded. First number recorded is a systolic, second number recorded is a diastolic, and systolic pressure higher range में होती है और diastolic lower range में होती है। Clear? Which is residual pressure exerted on the arteries as the heart relax between the beats. और जब हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है, सिस्टोलिक में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन डायस्टोलिक में जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है फिर जो ब्लड प्रेशर लगा रहा होता है आर्टरीज पर उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जो सिस्टोलिक होता है उसमें हाई रेंज वैल्यू होती है, डायस्टोलिक में लोअर वैल्यू होती है। सिस्टोलिक को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद डायस्टोलिक रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टोलिक में कॉन्ट्रैक्ट से हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और डायस्टोलिक से जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तभी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। तो जो हार्ट के पंपिंग से जो प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। हार्ट के डायस्टोलिक से जो प्रेशर आता है तो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। हमेशा सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा और डायस्टोलिक प्रेशर कम रहेगा।
नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू दी ब्लड प्रेशर। फर्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। आप सभी ने सुना होगा स्टूडेंट्स कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हम सुनते आ रहे हैं 120/80 mm/Hg, बट ऐसा नहीं है। नॉर्मल एवरेज में अगर हम बात करें तो एवरेज इतना ही आता है 120 to 180 mm/Hg, लेकिन जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है वो एक रेंज होती है। ऐसा नहीं है कि अगर 120/80 mm/Hg है तो क्या अगर किसी पेशेंट की 110 mm/Hg आ जाता है तो क्या वो अब नॉर्मल बीपी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक रेंज होती है नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। अगर 90 to 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आता है इसके बीच में, तो वो भी सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाएगा। डायस्टोलिक में 60 to 80 mm/Hg अगर ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है डायस्टोलिक में, तो वो भी एक नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। जब हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू माइनस कर देने से जो वैल्यू निकलेगी उसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्लियर है। जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना है, वो 120 है। इन केस लेके चलते हैं कि किसी पेशेंट की वैल्यू आई है 120/80 mm/Hg, तो हमें उसकी पल्स प्रेशर पता लगाना है कितना है, तो उसको बोलते हैं जैसे सिस्टोलिक में से माइनस कर देंगे हम डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कितना है 120, डायस्टोलिक पेशेंट का है 80 mm/Hg, तो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm/Hg। तो हमें क्या पता चल गया, सिस्टोलिक से माइनस किया डायस्टोलिक इज इक्वल टू पल्स प्रेशर। क्लियर है। पल्स प्रेशर कितना आ गया, अगर किसी पेशेंट की 120/80 है तो 40 mm/Hg उसका पल्स प्रेशर माना जाएगा। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm/Hg इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमें पता चल गया कि एक पेशेंट की जो वैल्यू है सिस्टोलिक की 120 है, डायस्टोलिक की 80 है, उसका पल्स प्रेशर हमने निकाल लिया है, 40 mm/Hg निकल गया। तो इसका रेशियो कैसे निकलेगा, रेशियो ऑफ, ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेशियो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, रेशियो पल्स प्रेशर। तो जैसे 120 रेशियो 80 रेशियो 40 रहेगा। सिस्टोलिक वैल्यू है 120, रेशियो लगा देंगे। डायस्टोलिक बीपी की जो वैल्यू है वो 80 है, और पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी निकली थी, सिस्टोलिक से माइनस किया डायस्टोलिक तो 40 निकला, तो 40 का। जब हम तीनों को डिवाइड करते हैं एक साथ तो 0 0 0 माइनस हो जाएगी, और 4 से आप डिवाइड करते हो सबको, तो जो वैल्यू निकलेगी वो 3:2:1 निकलेगी। 3 सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, डायस्टोलिक जो रेशियो निकला है वो 2 हो गया, और पल्स प्रेशर का जो रेशियो निकला है वो 1 हो गया। ये ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि क्या रेशियो रहता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर के बीच में। क्लियर है ये 3:2:1। क्लियर। नेक्स्ट है स्पिग्नोमैनोमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द बीपी। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या उसका क्या नाम है जिससे हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्पिग्नोमैनोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है प्री हाइपरटेंसिव। प्री से पहले ही पता चल रहा है कि प्री का मतलब होता है पहले, हाइपर मतलब ज़्यादा, टेंशन के बाद में कर रहा है मतलब रिलेटेड टू दी बीपी। प्री हाइपरटेंशन, पहले हम जानते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। चलो हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। प्री हाइपरटेंशन, जो नॉर्मल बीपी होता है वो आपने ऑलरेडी देख लिया है, 90 to 120 सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा, डायस्टोलिक 60 to 80 mm/Hg, ये भी डायस्टोलिक नॉर्मल प्रेशर रहेगा। प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है, अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120, यहाँ पे देख रहे हो आप नॉर्मल में 90 to 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन प्री हाइपरटेंशन में क्या है, यहाँ पे 120 लास्ट हो रहा है सिस्टोलिक का, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा 120 to 139 के बीच में अगर कोई भी रेंज आती है, या 120 भी आती है, 139 आती है, 125 इवन कुछ भी आती है इसके बीच में, तो सिस्टोलिक प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है।
क्लियर। डायस्टोलिक में नॉर्मल में देखेंगे आप 60 to 80 mm ऑफ HCM, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्री हाइपरटेंसिव। तो यहाँ पे लास्ट रेंज क्या है नॉर्मल में 60 to 80, तो 80 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 80 to 89 mm ऑफ HG अगर डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, कितना बढ़ा हुआ है 80 to 89 के बीच में है, तो पेशेंट को मानते हैं हम प्री हाइपरटेंसिव। और एक होता है हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या है, यहाँ पे लास्ट रेंज हो रही है 139, तो हम जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा हाइपरटेंशन में वो स्टार्ट होगा 140 से लेके 190, मतलब 140 से लेके 190 के बीच में जो रेंज आती है सिस्टोलिक की, तो पेशेंट को बोलते हैं सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ठीक। और जो डायस्टोलिक होती है, डायस्टोलिक में 80 to 89 के बीच में हमने प्री हाइपरटेंशन में पढ़ी है, तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे 90 to 100 mm ऑफ HG। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्लियर है। तो कई पेशेंट में आपने सुना होगा कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो हाइपरटेंशन से पहले जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन, और प्री हाइपरटेंशन के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्लियर है स्टूडेंट्स। आप नोट कर लीजिए हाइपरटेंशन की जो वैल्यू है इसमें मैंने नहीं लिखी है, 140 to 190 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक में 90 to 100 mm ऑफ HG रहता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्लियर। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन भी इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लेस देन, अगर 90 to 120 के बीच में जो वैल्यू आती है सिस्टोलिक की और डायस्टोलिक में 60 to 80 mm ऑफ HG की वैल्यू कम आती है, तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट्स क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसमें क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल्स अप टू 20 mm ऑफ HG। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब ही से समझेंगे कि पोस्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और हाइपोटेंशन मतलब का मतलब होता है बीपी कम हो जाना। हाइपो मतलब कम, टेंशन मतलब बीपी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू दी पोस्चर, और हाइपोटेंशन बीपी का कम होना। ये एक ऐसी कंडीशन है जब पेशेंट अपना बॉडी पोस्चर चेंज करता है तो उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, फॉल्स हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट लेटा हुआ है और वो एकदम से खड़ा हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कितना बीपी कम हो जाए जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक ऊपर हाई रेंज होती है उसमें 20 mm ऑफ HG कम होने तक वेरिएशन आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना गिर जाता है, कितना फॉल हो जाता है, वो होता है 20 mm ऑफ HG। ये याद रखने वाली बातें हैं। जो मैंने रेड से हाईलाइट्स किया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके MCQ के थ्रू पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बीपी के लिए एक ह्यूमन बॉडी में। फर्स्ट, अवॉइड अप्लाइंग कफ ऑन द लिम्ब विद द कैनुला, फिस्टुला, ब्रेस्ट या फिर एक्सिला सर्जरी, ट्रामेटाइज लिम्ब। जैसे जैसे इसमें हम बीपी में पहले गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है कि अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करने जाते हैं किसी के पेशेंट पर तो क्या होता है, अवॉइड अप्लाइंग कप, कि हमें जो बीपी का जो कप होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी के पेशेंट के लिम्ब पर कैनुला लगा हो, फिस्टुला बना हुआ हो, या फिर ब्रेस्ट या फिर एक्सिला की सर्जरी हो रखी हो, या फिर ट्रामा में किसी भी लिम्ब में जहाँ पे हमें बीपी मेजर करना है वहाँ पे कोई इंजरी हो चुकी है, तो वहाँ पर हम अवॉइड करते हैं हमेशा ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। एक हाथ में कैनुला लगा हुआ है, ठीक, और दूसरे हाथ में फिस्टुला बना हुआ है। फिस्टुला क्या होता है,
जो आर्टरीज को काट के उसको जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है किडनी एक डायलिसिस होता है, डायलिसिस प्रोसेस होता है। डायलिसिस प्रोसेस के लिए ब्लड का जो होल बॉडी का ब्लड प्योरीफाई किया जाता है, उसकी वजह से वो फिस्टुला बना हुआ होता है। ये रीनल किडनी वाले फेलियर पेशेंट में ज़्यादातर बना हुआ होता है। ठीक है, एक हाथ में हमारा फिस्टुला बना हुआ है और दूसरे हाथ में हमारा लगा है कैनुला। तो स्टूडेंट, और आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना है, तो आप कैसे करेंगे? क्या आप कैनुला की साइड अप्लाई करेंगे ब्लड बीपी कप को, या फिर फिस्टुला की तरफ? बताइए। जाहिर सी बात है, जहाँ फिस्टुला बना हुआ होता है या होगा, उस साइड को हमेशा अवॉइड किया जाता है और हम कैनुला साइड को ही प्रेफर कर पाएंगे उस समय। ठीक है, तो उस समय पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हमें उस टाइम डिसीज़न लेना होता है एज ए नर्सिंग मेजर्स। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है आपकी क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर एक पेशेंट के एक साइड हाथ में कैनुला लगा हुआ है, दूसरे हाथ में फिस्टुला बना हुआ है। तो कैनुला तो डाउन साइड भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, फिस्टुला को हमें टच नहीं करना होता है, प्रेशराइज नहीं करना होता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं और कैनुला साइड पर हम बीपी मेजर कर सकते हैं दैट टाइम। अगर इन केस एक हाथ बिल्कुल फ्री है, दूसरे हाथ में कैनुला है, तब आप कैसे बीपी मेजर करेंगे? तो जहाँ पे कैनुला लगा हुआ है उसको आप अवॉइड करोगे उस समय। ठीक है, सिचुएशन भी आपको देखनी होगी। और दूसरा हाथ फ्री है तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रोसीजर नहीं होगा हाथ में, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लड प्रेशर वहाँ से मेजर कर सकते हो। क्लियर? Next, ensure that client has not smoked or exercised in 30 minutes. It can give false high reading. क्या होता है, एक बार पेशेंट आया आपके पास ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए, और आपको पता चल गया कि वो स्मोक करता है या स्मोक करके आया है या फिर एक्सरसाइज करके आया है, तो आप क्या करोगे? आप उसको 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बोलोगे। ठीक है, और आप उसको एडवाइस भी करोगे कि आपको अभी कोई स्मोक नहीं करना है, आपको ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, आप सिर्फ शांत बैठे रहेंगे। ठीक है, तो अगर वो पेशेंट आपको जिद करता है कि नहीं मेरा ब्लड प्रेशर अभी ही मेजर कर दीजिए, तो आप उसको बताना है कि अगर मैं इस टाइम आपका ब्लड प्रेशर मेजर करती हूँ तो आपकी जो रीडिंग आएगी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, वो गलत रीडिंग दिखाई देगी। ठीक है, इससे पेशेंट घबरा जाता है, मतलब पेशेंट भी घबरा जाएगा क्योंकि उसकी रीडिंग सही नहीं आएगी, उसमें ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। ठीक है, घटी हुई भी मिल सकती है। ठीक है, वो कोई भी एक रीज़न हो सकता है, चाहे वो बढ़ी मिले चाहे वो घट, आगे हम पढ़ेंगे वो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर वो घटा हुआ मिलता है या बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कफ शुड कवर 1/3 ऑफ द अपर आर्म। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम कफ अप्लाई करते हैं आर्म्स पर, ब्रेकियल आर्टरी के साइड पर, तो हम 1/3 ऑफ अपर आर्म पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है, ब्रेकियल आर्टरी पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, उससे कुछ इंचेस हम अबव करते हैं और 1/3 तक ही अप्लाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी में? फर्स्ट है बीपी इंक्रीज विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, आपके पास एक छोटा बच्चा आया है, ठीक, और एक है बड़ा, मतलब कि अडल्ट आया आपके पास, आप दोनों का ब्लड प्रेशर मेजर करें तो किसका बढ़ा हुआ मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, अडल्ट का बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे आपको भी पता होगा, जैसे आप खुद भी देखते होंगे, जो हमारी माताएं होती है, जो हमारे फादर ग्रैंड फादर ये जो होते हैं, इनका अगर हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो इनकी एज बढ़ी हुई होती है धीरे धीरे। ठीक है, तो इनका जो एज बढ़ी होती है, जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उनका बीपी ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड प्रेशर, अगर हम भी अब एक जैसे कि हम बात करें 20 ईयर्स का एक यंगस्टर आता है हमारे पास ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए, और एक 40 ईयर्स का आता है, तो दोनों में डिफरेंस मिलेगा। 40 ईयर्स का ज़्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है और 20 ईयर्स का उससे कम मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि जो नॉर्मल रेंज हो उससे भी कम मिलेगा, बट एक वेरिएशंस होती है उसमें। ठीक, नेक्स्ट है मेल्स हैव हायर ब्लड प्रेशर्स देन फीमेल्स, बट आफ्टर द मेनोपॉज
of women have higher blood pressures than male of the same age। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर हम अडल्ट मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, बट आफ्टर द मेनोपॉज फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। जब मेनोपॉज आता है फीमेल की लाइफ में, मेंस्ट्रुएशंस बंद हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज कंडीशंस। उस टाइम क्या होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाता है, एक तरह से बंद ही हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बीपी इंक्रीज रहता है फिर। और इसके बाद अगर मेल और फीमेल की एज सेम हो तो फीमेल का जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा उस समय रहेगा मेल की तुलना में। एक एग्जांपल से समझते हैं, 20 साल का एक आपके पास मेल आया है और 20 साल की फीमेल आई है, ठीक है। तो उस समय ब्लड प्रेशर मेल का बढ़ा हुआ होगा, समझ रहे हैं। 20 साल का ही मेल है, 20 साल की ही फीमेल है, तो आप जब चेक कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर मेल में इंक्रीज होता है। और एक जब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर 50 साल का मेल आता है और 50 साल का फीमेल आते हैं, 50 साल के जो फीमेल होगी उसमें पता है कि मेंस्ट्रुएशंस ख़त्म हो चुकी होती है, मेनोपॉज की कंडीशन आ चुकी है, तो एस्ट्रोजन कम हो चुका होता है। तो दैट टाइम 50 इयर्स का मेल और 50 इयर्स की वुमेन्स में बीपी किसका बढ़ा हुआ होगा, फीमेल का बढ़ा हुआ होगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट है, इन स्ट्रेस ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। स्ट्रेस ज़्यादा होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने पर घर वाले क्या बोलते हैं, स्ट्रेस में है, अरे मेरा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाओ भाई। तो स्ट्रेस को हमेशा ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर स्ट्रेस में हमेशा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाइपरटेंसिव एंड ओपियोइड्स एनाल्जेसिक कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव लेने से जो ब्लड प्रेशर को घटा देता है, ये एक तरह की मेडिसिन्स होती है जो ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। अगर इसका ज़्यादा लेने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और फिर ओपियोइड्स एनाल्जेसिक लेने से, ओपियोइड्स कल मैंने आपको बताया था, ये एक तरह का सेडेटिव्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी रिलैक्स कर जाती है लेने से। इससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बॉडी में कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है, बीपी हैज़ डाययूरनल वेरिएशंस। बीपी डाययूरनल वेरिएशंस क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जब आप मॉर्निंग में सुबह जब उठते हैं तो उस समय का जो ब्लड प्रेशर आप मेजर करोगे तो वो कम मिलता है। और धीरे धीरे जब इवनिंग आती जाएगी, आप थकान होते जाओगे, आप काम करते रहते हो पूरा दिन, और लास्ट में जब इवनिंग आती है उस समय ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो उस समय क्या है, उस टाइम पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लूज कफ ऑब्लिक स्मॉल कफ फॉल्स हाई रीडिंग। ये क्या कहना चाह रहा है, अगर जो ब्लड बीपी का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो कफ अप्लाई किया जाता है, अगर हम किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेजर करने जाते हैं और उस पर हम लूज कफ अप्लाई करते हैं तब भी फॉल्स हाई रीडिंग मिलेगी, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या है, ज़्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम उस पर्सन पर स्मॉल कफ यूज़ कर लेते हैं, स्मॉल कफ अप्लाई करेंगे उस पेशेंट पे कि उस पर बंधेगा नहीं, हम टाइट बांधेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हाई रीडिंग होगी, ठीक। फिर एक कंडीशन होती है टाइट कफ। अगर हम किसी कफ को किसी पेशेंट पे टाइट बांध देते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर लो मिलता है, ठीक। अगर लार्ज कफ, अगर बड़ा कफ हो, छोटा बच्चा जैसे आ रहा है, आपने बड़ा कफ उसको अप्लाई कर दिया है तो उसकी भी रीडिंग गलत आएगी, तो उसमें बीपी कैसा होगा, लो मिलेगा, ब्लड प्रेशर उसका लो मिल जाएगा उस समय, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए ब्लड प्रेशर का जो कफ अप्लाई करते हैं बॉडी आर्म्स पर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल इनफ अबाउट द वाइटल साइन। आज ये आपका वाइटल साइन यहीं पे समाप्त होता है। ये मेन आपके वाइटल साइन के कंपोनेंट्स थे। जो एक्स्ट्रा है, पेन हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गई,
ग्लूकोज मॉनिटरिंग हो गई, ये सब अपार्ट है। ठीक है, आपको जो फर्स्ट स्टेज में पढ़ना है वो 4 मेन वाइटल साइन होते हैं, कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें अगर स्टूडेंट्स कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।